सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान या कहें एक का कानून, यह उसका सत्र 4 है जो कि जनवरी 22, 1981 को रिकॉर्ड किया गया। रॉ कहते हैं हमेशा की तरह। रॉ स्वागत करते हैं और कहते हैं हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद के लिए पुनः तैयार हैं। डॉन कहते हैं क्या पिरामिड का आकार की शुरुआत की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि क्या पिरामिड के आकार का प्रभाव पड़ता है। रॉ कहते हैं जैसा कि हमने पिछले सत्र के सवाल में बताया था, आपने अपने व्यक्तिगत स्मृति परिसर में अर्थात अपने माइंड में यह दर्ज कर लिया है कि शरीर परिसर बॉडी के संस्कार में आकार का पहला उपयोग क्या है। आत्मा के संस्कार का ज्यादा सावधानी पूर्वक रूपरेखा हमने बनाया था, जिसे एक निश्चित समय और स्थान के अनुपात में रखा गया, जिसमें वो व्यक्ति जिसका संस्कार होता है वह स्वयं को जान लेता था, यानी उसे अपनी आत्मा नजर आने लगी थी। वो अनंत रचयिता से एक हो जाता था। यदि आप मेरे साथ इस तथाकथित पिरामिड के हर तरफ का चित्र बनाएं और अपने दिमाग में कल्पना करें कि ये त्रिकोण को 4 समान त्रिकोण में काटा गया है। पहले एक ट्रायंगल है यहाँ पर दोस्तों, उसको पुनः एक और ट्रायंगल में नीचे की ओर काटा गया है, जो आपको वह बिंदु मिलेगी जहाँ त्रिकोण प्रतिच्छेदित अर्थात इंटरसेक्शन होता है, जो कि चारों किनारों को जोड़ने पर एक डायमंड की आकृति बनाता है, जो सपाट तथा समतल होता है। इस हीरे के आकृति के मध्य में जहाँ इंटरसेक्ट होता है, वही सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहाँ अनंत घनत्वता से ऊर्जाओं का प्रवाह होता है और मन, शरीर, आत्मा, परिसर के विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं और उनका संतुलन किया जाता है। यानी यही वो जगह होती है जहाँ उपचार करने वाला और उपचार कराने वाला दोनों बैठते हैं और अनंत रचयिता के ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जैसे कि पिरामिड जिस शेप में होता है उस आकृति को आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने माइंड में। उसी पर उल्टा एक पिरामिड नीचे की ओर इंटरसेक्ट करता हुआ बनाया जाता है। तो जो बीच की लाइन होती है वहां पर उपचार करने वाले और उपचारक दोनों को लेटाया जाता है। स्पेशली जो उपचार करता है वह लेटता है और इस प्रकार से एक ऊपर की ओर डायमंड और एक नीचे की ओर, इस तरह से उसका विभाजन किया जाता है। इसीलिए इसे इस तरह बनाया गया था कि वो शुरुआत करेगा, मन में महसूस करने में सक्षम होगा और फिर चैनल करेगा और अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ जाएगा। यही दूसरा बिंदु है खास इस तरह के आकार को बनाने के पीछे। तो जो व्यक्ति उपचार करता था वह इस जगह पर बीच में बैठता था
और अनंत रचयिता की ऊर्जा से अपने आप को कनेक्ट करता था और इलाज करता था। दोस्तों, इसे हीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। क्या हम आपकी प्रश्न के लिए किसी भी प्रकार का विवरण प्रदान कर सकते हैं? डॉन कहते हैं, जैसा कि मुझे समझ में आया, शुरुआत करने वाले को पिरामिड के मध्य रेखा पर होना चाहिए, लेकिन जमीन से एक ऊंचाई पर जहां चारों त्रिकोणों का प्रतिच्छेदन, अर्थात चारों जो ट्रायंगल हैं उनका इंटरसेक्शन होता है, जो बनता है त्रिकोणों के हर किनारे को बीच से बांट कर चार त्रिकोणों को ट्रायंगल को बनाकर। क्या ये सही है? रॉ कहते हैं, हाँ, यह सही है। फिर इस पॉइंट पर ऊर्जाओं का ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो हमारे आयामों डायमेंशन के संबंध में अतिरिक्त आयामी है। क्या मैं सही हूँ? रॉ कहते हैं, आप उस शब्द का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि यह पूरी तरह से और विशेष रूप से सही नहीं है, क्योंकि कोई अतिरिक्त आयाम नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं है। यह तो बहुआयाम मल्टी डायमेंशन शब्द को प्राथमिकता दी जाएगी। अनंत दिशाओं और अनंत घनत्वताओं से ऊर्जा एकत्रित होती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसलिए उन्होंने यहाँ पर बहुआयामी शब्द का प्रयोग किया है। डॉन कहते हैं, क्या पिरामिड का आकार का शुरुआत की क्रिया की प्रभावशालीता में संबंध है? रॉ बताते हैं, प्रत्येक आकार के पिरामिड की अनंत बुद्धिमानी को प्रवाहित करने की अपना बिंदु होता है। इस प्रकार एक छोटा पिरामिड जिसे शरीर के नीचे की ओर रखा जाता है, बुद्धिमान अनंतता के प्रवेश बिंदु के संबंध में शरीर के स्थान पर आधार पर विशिष्ट और विभिन्न प्रभाव पड़ता है। शुरुआत की क्रिया के प्रयोजनों के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए जिससे विशाल आकार की अभिव्यक्ति बने, ताकि बहुआयामी बुद्धिमान अनंत का प्रवेश बिंदु पूरी तरह से फैल जाए और चैनल को भर दे। यहाँ पर चैनल उस उपचार करने वाले व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जब एक डायमंड एक ट्रायंगल ऊपर की ओर और एक ट्रायंगल नीचे की ओर, इस तरह से दो प्रकार के ट्रायंगल बन जाते हैं। उन दोनों के बीच में उपचार करने वाला व्यक्ति लेटा हुआ होता है। तो अनंत ऊर्जा जब उस पिरामिड, दोस्तों हमने पिछले सत्र में बात करी थी कि पिरामिड का शेप चोटी नुमा नहीं, वहां पर एक चिमनी के आकार का होता था, अर्थात उसका टॉप जो है वो थोड़ा सा ऊपर से खुला होता था। तो अनंत ऊर्जा, अनंत आयामों की ऊर्जा जब उसके अंदर से प्रवेश करती थी, तो जो उपचार करने वाला व्यक्ति है उसके सीधे माइंड में, अर्थात उसके दिमाग में प्रवेश करती थी। वहां से वह स्प्रेड होती थी और जिसका उपचार किया जाना है उसके उपचार के ऊपर काम किया जाता था। इस तरह से दूसरे व्यक्ति का इलाज किया जाता था। इसके अलावा उपचार के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक था कि चैनल, अर्थात वह व्यक्ति जो कि उपचार कर रहा है और उपचार कराने वाला दोनों उस केंद्रित बिंदु के भीतर आराम करने में सक्षम है। इस तरह से उसको डिजाइन किया गया था। अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या गीजा का बड़ा पिरामिड अब भी इस कार्य के लिए उपयोग करने योग्य है, या फिर इसका उपयोग अब और नहीं हो सकता? रॉ कहते हैं, वह कई दूसरे पिरामिड संरचनाओं की तरह उस प्रकार से है जैसे कि कोई पियानो अस्वरबद्ध, अर्थात आउट ऑफ ट्यून होता है, तो जो धुन बजाता है वो बहुत ही खराब होती है। उसकी झंझनाहट से संवेदनशीलता में डिसहार्मोनी आती है, यानी कि वो अब उस तरह से काम नहीं कर रहा। अब तो वहां बस धारा प्रवाह की प्रेतात्मा रह गई है, जो कि धारा प्रवाह के स्थान के स्थानांतरण के कारण हुआ, जो कि आपके ग्रह, यहाँ पे ग्रह को धरती के रूप में बोला है कि जो कि आपकी धरती के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के स्थानांतरण के कारण हुआ। ये इस कारण भी हुआ कि जो भी लोग उस जगह को शुरुआत की क्रिया और उपचार करने के लिए उपयोग में लाते थे, उनमें सहानुभूति कम थी, उनमें प्यार नहीं था। उन्होंने इस स्थान को स्वयं के उपयोग के लिए रखा था। जो शाही लोग उस समय होते थे, इसलिए अब उसकी सहानुभूति और उसके अंदर प्यार और उस ऊर्जा की कमी आने लगी थी, ऐसा रॉ बताते हैं। डॉन कहते हैं, क्या हमारे पास उपलब्ध सामग्री के साथ एक पिरामिड का निर्माण करना और इसे ठीक से संरेखित करना और इसका उपयोग करना संभव होगा? रॉ कहते हैं,
ये काफी हद तक संभव है। आपके लिए एक पिरामिड की संरचना बनाना, इसमें इस्तेमाल की हुई सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो सिर्फ समय और स्थान परिसर का केवल अनुपात है। हालांकि उस संरचना का इस्तेमाल शुरुआत की क्रिया और उपचार के तौर पे पूर्णतः उस चैनल जो कि कार्य कर रहा है उसके आंतरिक अनुशासन पर निर्भर करता है। सही समय, सही जगह, सही अनुशासन की जरूरत होती है उस समय दोस्तों, किसी भी पिरामिड की संरचना के लिए। डॉन कहते हैं, मेरा सवाल ये होगा कि क्या वर्तमान में कोई व्यक्ति ऐसा है जो सशरीर इस ग्रह पर अर्थात धरती पर है और जिसके पास जरूरी आंतरिक अनुशासन होगा, जो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का उपयोग करके किसी पिरामिड को बनाए तथा पिरामिड जिसे उसने बनाया हो उसमें शुरुआत की प्रक्रिया करे और पुनः वो कार्य शुरू करे जो हुआ करता था। क्या आज के जमाने में ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य में है या कोई भी इसको करने में सक्षम नहीं है? इस प्रकार ये प्रश्न डॉन रॉ से करते हैं। रॉ कहते हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पर, जैसा कि आप कह रहे हैं, जो कि श्रृंखलित समूह में इस आह्वान को करने में सक्षम है। हालांकि हम फिर से ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पिरामिडों का समय, जैसा कि आप बोलते हैं, अतीत है, अर्थात ये पहले के समय में हुआ था। ये दरअसल एक कालातीत संरचना है, एक पुरानी संरचना है। हालांकि ब्रह्मांड से निरंतर बहता हुआ धारा प्रवाह ऊर्जा, जब हम इस ग्रह धरती की उपचार करने का प्रयास कर रहे थे, उसे शुद्धता अर्थात पवित्रता की एक निश्चित समझदारी की आवश्यकता थी। ये समझदारी जैसे जैसे धाराएं अर्थात ऊर्जा घूमती है और सारी चीजें विकसित होती हैं, शुद्धता के और अधिक प्रबुद्ध दृष्टिकोण में बदल जाती है। यानी कि ये जो निरंतर बहती हुई धाराएं हैं और सारी चीजों के आसपास घूम रही है, वो लोग जो ज्ञान संपन्न एनलाइटेड करने के लिए इसे इस्तेमाल होती है। इसलिए आप लोगों के बीच में इस समय ऐसे लोग हैं जिनकी शुद्धता पहले से ही अनंत बुद्धिमानिता के साथ एक हो चुकी है। इस संरचना का इस्तेमाल किए बिना भी वह चिकित्सक उपचार पा सकते हैं। उनका कहना है रॉ का कि कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी ऊर्जाएं इस तरह से हैं, वो उनका प्योर और इंटेलिजेंस पावर है, पर अभी वो किस रूप में हमारे सामने आ पा रहे हैं ये अभी हमें और ज्ञान देना है। क्या हम आगे के किसी विशिष्ट बिंदु पर बात कर सकते हैं? डॉन कहते हैं, क्या यह संभव है कि आप ये उपचार पद्धतियों का निर्देश दे सकें यदि हम उन व्यक्तियों को यहाँ ले आए जिनके पास ये सारी क्षमता मूल रूप से हो? तो क्या आप हमें पुनः बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं? रॉ कहते हैं, यह संभव है। हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि सीखना और सिखाना के लिए उपचार के समूह को उचित तरह से विभिन्न मन, शरीर, आत्मा के समूह दिए जाते हैं। यानी अलग अलग तरह के लोग उपचार के लिए मिलते हैं, जिससे और सीखने सिखाने को मिलता है। हम आपके कल्पना से ये विचार करने के लिए कहेंगे कि पहले के चक्र में मन की सादगी और विकृति होती थी। पहले के चक्र में मतलब पहले के समय में लोगों के अंदर मन में सादगी थी, भोलापन था, उनमें विकृति कम होती थी। उसके तुलना में समय के साथ साथ उनकी सोच भी विभाजित होती गई और विभाजन की श्रेणी में आ गई। उसकी तुलना में उसी मन, शरीर, आत्मा के कई अवतारों के बाद कोई अत्यधिक जटिल सोच और विचार आत्मा से करें तो। कहने का मतलब है कि पहले के लोगों की जो सोच होती थी वो बहुत ही सरल होती थी, उनका स्वभाव सरल था और समय के साथ साथ उनकी सोच में परिवर्तन आया, विघटन आया और विभाजन आने लगा। हम ये भी कल्पना करने के लिए कहेंगे कि उनके बारे में सोचे जिन्होंने सेवा के विकृति को चुना और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक आयाम से दूसरे आयाम अर्थात एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में निकाला। इसलिए उन्हें वापस लाना कभी कभी कई योग्यता और समझदारी के लिए अविकसित होता है, जो कि उपचार की क्रिया की विकृतियों के काफी करीब से मेल खाता है। कुछ लोग जो सेवा को अपना लेते हैं वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, रो ऐसा बताते हैं, और उनको पुनः इस
प्रोसेस में लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। डॉन कहते हैं, मेरा अनुमान है कि हमारा पहला कदम ये है कि हम उस व्यक्ति को ढूंढें जो इस काबिलियत के साथ ही अवतरित हुए हैं। क्या ये सही है? रो कहते हैं, हाँ ये सही है। डॉन, जैसे ही मैं उस व्यक्ति का चुनाव कर लूंगा जो कि उपचार करे, ये आपसे निर्देश पाने के लिए मददगार होगा। क्या ये संभव है? रॉ, ये उस स्पंदनात्मक आवाज परिसर को देखते हुए संभव है। डॉन कहते हैं, मैंने मैं ये मान रहा हूँ कि वो व्यक्ति जिसका चुनाव किया गया है वो आवश्यक रूप से एक होगा, अर्थात एक के कानून का होगा, जो एक के कानून के साथ अच्छे से तालमेल में होगा। भले ही उसे उसकी कोई बौद्धिक समझ न हो, फिर भी उसे एक के नियम को जीना चाहिए। क्या यह सही है? डॉ कहते हैं, ये दोनों सही भी हैं और गलत भी हैं। कैसे? देखिए, पहले मामले में जो कि सही है, ये खुद डॉन पर भी लागू होती है। जैसा कि आप कह रहे हैं, उसके पास भी उपचार के प्रति विकृतियां हैं, यानी कि स्वयं दान भी उपचार करने में सक्षम है, परंतु कब तक? जब तक कि वह अपना लॉजिकल साइंटिफिक माइंड उसमें न लगाए। ठीक है। गलत यह है कि जैसा कि देखा गया है, उन लोगों का उपचार जो कि आपके स्थान समय की माया में एक के कानून या ज्ञान का विचार नहीं करते, यानी जिन्हें एक के कानून का कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु जो अपनी काबिलियत द्वारा उस अनंत बुद्धिमानिता तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लेते हैं, वो ये उपचार करने में सक्षम होते हैं, चाहे वो इस जगह रहता हो जहाँ ये विकृतियां पाई जाती हैं। रॉ का कहना है कि जिसका उपचार किया जा रहा है, उसका कर्म तुम्हारे समय जगह के माया जाल में इस एक के ज्ञान से ना मिलता हो। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कोई एक के कानून को नहीं मानता, परंतु उसकी कुंडली अवेकनिंग किन्हीं भी कारणों से हो जाती है, चाहे वो ध्यान कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसकी कुंडली अवेकनिंग हो गई है, उसके अंदर उस ऊर्जा का जाने अनजाने प्रसार होने लगा है, तो वह इन सभी काबिलियत के लिए सक्षम है कि वह उस हीलिंग प्रोसेस को, उस उपचार करने वाली विधि के लिए एक चैनल का काम करे। यानी यदि कोई व्यक्ति चाहे उसे एक का ज्ञान नहीं हो, परंतु वो अपनी विकृतियों को दूर कर अपनी काबिलियत से अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ जाएगा, तो वह भी उपचार कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह उसको फॉलो करे, एक के कानून को। रॉ का ऐसा कहना है। डॉन, तब फिर क्या आपके लिए हमें उपचार के अभ्यास में प्रशिक्षित करना संभव होगा? रॉ कहते हैं, यह संभव है। डॉन, क्या आप हमें प्रशिक्षित करेंगे? डॉन बोलते हैं, मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ। क्या आप बताएंगे इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ? रॉ कहते हैं, हम करेंगे। डॉन, मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा, या यदि आप इसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। क्या आपके लिए मुझे आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सारांश देना संभव है? मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं, इस बिंदु पर कौन से प्रश्न पूछने चाहिए और कौन से नहीं। मैं उस प्रश्न को इस उम्मीद में पूछूंगा जिसका कुछ अर्थ निकल सके। रॉ कहते हैं, हम जानकारी के लिए आपके अनुरोध पर विचार करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने नोट किया है, बड़ी संख्या में स्पंदनात्मक ध्वनि परिसर है जिसका उपयोग चिकित्सक को प्रशिक्षित करने के क्रम में किया जा सकता है। सारांश एक बहुत ही उपयुक्त मूल्यांकन है जिससे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या शामिल है। रॉ बताते हैं कि हमें सबसे पहले इन सब चीजों के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले मन, फिर शरीर और फिर हमारी आत्मा, इनको किस रूप में, एक अलाइनमेंट में, एक बैलेंस रूप में लेकर आना है। सबसे पहले मन को, स्वयं को जानना है। यह शायद उपचार कार्य का सबसे अधिक मांग वाला हिस्सा है। जब हम हमारे मन को, हमारी चेतना पर हमारा काबू हो जाता है, हम उसे जानने और समझने लगते हैं। यदि मन स्वयं को जानता है तो उपचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू घटित होता है, क्योंकि चेतना एक के नियम का लघु रूप है, सूक्ष्म रूप है। एक के नियम का सबसे ही
सूक्ष्म रूप है चेतना, अपनी चेतना को समझना। दूसरा भाग शरीर परिसर के विषयों से संबंधित है। दूसरा हिस्सा शरीर के अनुशासन को लेकर है दोस्तों। इस समय आपके ग्रह पर अर्थात धरती पर पहुंचने वाली धाराएं अर्थात ऊर्जा, इन समझ और अनुशासन का लेना देना शरीर के प्राकृतिक कार्यों में प्रेम और ज्ञान के बीच संतुलन के उपयोग से है। यानी प्रेम और ज्ञान के बीच में संतुलन आवश्यक है। यहाँ पर हमें हमारे शरीर को प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल करना है और उसे संतुलन में बनाए रखना। तीसरा क्षेत्र आध्यात्मिक है और इस क्षेत्र में पहले दो अनुशासन अनंत बुद्धिमानिता के साथ संपर्क की प्राप्ति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ध्यान अवस्था में हम उस अनंत ऊर्जा से संपर्क बना सकते हैं और जब हमारा संपर्क बनता है तो तीनों हमारे चीजें अर्थात मन, शरीर और हमारी आत्मा एक बैलेंस रूप में, एक अलाइनमेंट में आ जाती है और जैसे ही वह अलाइनमेंट में आती है हमारी ऊर्जा का जो फ्लो है वह बहने लगता है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ऊर्जा का जो प्रभाव है वह हमारे नीचे से ऊपर की ओर उठता है। आगे बताएंगे इसमें। डॉन कहते हैं, मेरा मानना है कि मुझे इस सिद्धि के बारे में कुछ अंदाजा है, बहुत थोड़ा अंदाजा है। पहले चरण के बारे में क्या आप इन चरणों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? अन्य दो चरणों में बिल्कुल भी परिचित नहीं होंगे। रॉ कहते हैं, शरीर की कल्पना करो, शरीर के अधिक सघन पहलुओं की कल्पना करो। वहां से आप ज्ञान के ऊर्जा पथों के एकदम सूक्ष्म स्तर तक जाएं जो घूमता रहता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। यह समझें कि शरीर के सभी प्राकृतिक कार्यों में सघन से लेकर सूक्ष्म तक सभी पहलू होते हैं। सभी देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सभी प्राकृतिक काम शरीर के ठोस क्रम से हल्के क्रम अर्थात ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर जाते हैं और इसे उस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसे आप सांस्कारिक कहते हैं। यह दूसरे क्षेत्र की एक संक्षिप्त जांच है। तीसरे चरण के बारे में बात करने के लिए कल्पना कीजिए कि यदि आप चुंबक का ही तरह कार्य करेंगे। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक ऊपर की ओर पहुंचता है, दूसरा नीचे चला जाता है। आत्मा का कार्य इस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहने वाली मन शरीर की ऊर्जा को अनंत बुद्धिमानिता की नीचे से ऊपर की ओर बहने वाली धारा प्रवाह के साथ एकत्रित करना है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि आत्मा का क्या काम होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह हमारे नीचे से ऊपर की ओर आता है और ऊर्जा का वह प्रवाह जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है उसे एक जगह पर मिलाकर उसमें संतुलन स्थापित करना, यह आत्मा का काम बताया है। तो शरीर में संतुलन बनाए रखना, हमारे शरीर के चारों ओर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट होता है। नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर से ऊर्जा पुनः नीचे की ओर जा रही है। इस तरह से एक साइकिल पूरा बन जाता है और चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्कल बन जाता है। तो क्या डॉन बोलते हैं, तो क्या इस अभ्यास के कार्यक्रम करने के लिए विशिष्ट चीजें शामिल है जैसे विशिष्ट निर्देश और अभ्यास? रॉ कहते हैं, हम इस समय तुम्हारे लोगों के बीच साकार रूप में नहीं है, अर्थात हम शरीर में नहीं है अभी, यानी हमारा शरीर नहीं है। इस प्रकार हम मार्गदर्शन कर सकते हैं और विस्तृत विवरण देने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर इसे करके दिखा नहीं सकते। हम सिर्फ तुम्हें समझा सकते हैं। यह एक अक्षमता है, हालांकि इस चीज को करने के लिए हम अभी नहीं कर सकते, ये हमारे बीच की एक बाधा है। हालांकि वास्तव में मन, शरीर और आत्मा के लिए पूरी तरह से विशिष्ट अभ्यास है जो कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान हम प्रदान करते हैं। यह एक बार फिर दोहराया जाना चाहिए कि उपचार एक के नियम का केवल एक ही हिस्सा है, एक विरूपण है, मतलब हिस्सा है। यह तो उस कानून की एक अविकृत समझ तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि क्या किया जाए, वाकई में कोई अभिव्यक्ति दिखाई जाए, परंतु जरूरत है केवल समझ के अनुशासन का अभ्यास करने की।
हम चाहेंगे कि 1 या 2 प्रश्न इस सत्र के अंत में किए जाएं। डॉन कहते हैं, मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से 1 के कानून के बारे में अधिक खोज करना है और उपचार की तकनीकों की खोज करने में यह बहुत मददगार होगा। मैं स्वतंत्र इच्छा फ्री विल के संबंध में आपकी समस्या से अवगत हूँ। क्या आप बता सकते हैं? आप सुझाव नहीं दे सकते, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप मुझे 1 के नियम और उपचार के नियमों के बारे में बता सकते हैं? रॉ कहते हैं, 1 का नियम हालांकि नाम की सीमाओं से परे है, जिसको आप स्पंदनात्मक ध्वनि परिसर कहते हैं। यह कहकर अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी चीजें एक हैं, कोई ध्रुवीकरण नहीं है, कोई सही या गलत नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, कहीं कोई सुख और कहीं कोई दुख नहीं है। सिर्फ यह विभाजन के कारण ऐसा हो रहा है। जब तक हम इस चीज को समझ लेंगे कि सब कुछ एक है, अनंत रचयिता का प्रेम, प्रकाश या प्रकाश और प्रेम सब एक ही है, वहीं पर ही आके सारा खेल समझ में आ जाएगा दोस्तों। सारा दुख ही पहचान का है, विभाजन का है। जब हम ये समझते हैं कि सब एक है, प्रेम और प्रकाश से बना एक ही ऊर्जा है, तो हमें समझ में आता है हमारे सारे सुख और दुख कहाँ पर आकर खत्म हो जाएंगे। इस पूरी बुक में रॉ ने आजादी के कानून को बताया दोस्तों। आप चाहे उसे माने या सीधे से खारिज कर दें, पर जब हम एक बार इस फ्री विल को समझ लेते हैं कि यह ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, तो आप समझ जाएंगे कि यह माया जाल कैसे है और हमको इस भ्रम से कैसे बाहर आना है, कैसे हमें इस जाल को साक्षी भाव से रह के खत्म करना है। तो 1 के नियम की प्राथमिक प्रकृतियों में से एक उपचार की विकृति है। उपचार तब होता है जब मन, शरीर, आत्मा, परिसर अपने भीतर गहरे 1 के नियम को महसूस करते हैं। हमें सबसे पहले बहुत गहरी छलांग हमारे ही शरीर में लगानी होगी। हमें बहुत बारीकी से अपने शरीर की एक एक चीजों को समझना होगा। वह यह है कि कोई असामंजस्य नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है, वह सब पूर्ण, संपूर्ण और विपूर्ण है। इस प्रकार इस मन, शरीर, आत्मा, परिसर के भीतर की अनंत बुद्धिमानिता शरीर, मन या आत्मा के माया को पुनः बनाता है, जो कि 1 के कानून के अनुरूप होता है। उपचार करने वाला इस पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रक्रिया के लिए ऊर्जा कारक या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सर, वह एक चैनल है जो कि उस ऊर्जा को जिसका उपचार किया जाना है उस तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो चलिए इस सत्र को यही विराम देते हैं। रॉ कहते हैं, हम आपको उस अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में छोड़कर चलते हैं। आज्ञा मेरे दोस्तों, आज्ञा। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ।
क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो मच।